मुखिया जी की आंखों के सामने ही वो बैलगाड़ी जिसमें वो आए थे जलकर राख हो गई और उसके साथ साथ बैलों के कंकाल ही बचे थे। ये देखकर अप्पा राव और मुखिया जी चौंक गए। तब मुखिया जी ने कहा, क्या रे अप्पा राव, कितनी विचित्र बात है, कोई बिजली भी नहीं कड़की, फिर भी बैलगाड़ी जल के राख हो गई। और तो और ये दो बैल भी मर के कंकाल हो गए। ये तो कोई जादू टोना लग रहा है। क्या हुआ होगा अप्पा राव? इस तरह जब अप्पा राव से मुखिया जी ने पूछा तो अप्पा राव ने जवाब में कहा, मालिक, मुझे तो बहुत डर लग रहा है मालिक। इस गांव में किसी मूर्ति के पास भूतनी है, ऐसा मैंने लोगों से सुना था। शायद वो लोग सच ही कह रहे थे मालिक। अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो शायद हम भी ऐसे जल के राख हो जाएंगे। चलिए मालिक, जल्दी से भाग जाते हैं। इस तरह अप्पा राव डरते हुए मुखिया जी से कहता है। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, छई, क्या रे, तू भी ऐसी अनाप शनाप बातों पे विश्वास करता है? तुझे लगता है कि यहाँ पे भूतनी वूतनी होगी? चल हट, यहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है, जरूर कोई बिजली ही गिरी होगी। ठीक है, इस बात को हमारे ही बीच में रहने दो, किसी को कुछ मत कहना, हम यहाँ से निकलते हैं, चल। ऐसा कहकर जब वो दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी उस मूर्ति से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। कहाँ जाओगे रे तुम दोनों? तुम दोनों का अंत आज मेरे ही हाथों में होने वाला है। ऐसा कहकर अचानक से उस मूर्ति से हासिनी नाम की एक भूतनी बाहर आई। क्या तुझे लगा कि हासिनी भूतनी नहीं है? तुमने अपने आंखों से देख लिया ना कैसे मैंने उन दो बैलों को मार के खा लिया। तुझे मारना भी मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इस गांव में हासिनी भूतनी सच में है, और जो लोग हासिनी भूतनी को नहीं मानते हैं उन्हें तुम्हारे द्वारा मालूम होना चाहिए कि हासिनी भूतनी सच में है। एक और बात याद रखना, जिस जमीन को तुम अपने हवाले करने की कोशिश कर रहे हो वो जमीन और वो लड़की दोनों नहीं मिलेंगे। तुम्हारी असलियत मुझे पता चल गई है। फिर से अगर मेरे गांव में कदम भी रखा तो, या फिर इस जमीन पर आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसी वक्त तुझे मार के टुकड़े टुकड़े करके तेरे खून को पूरे गांव में छिड़क दूंगी। चले जाओ। इस तरह हासिनी भूतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। हासिनी भूतनी की कही बातों को सुनते ही अप्पा राव और मुखिया जी डर के मारे कांपते हुए वहाँ से भाग निकले। और फिर उनके जाने के तुरंत बाद हासिनी भूतनी उस मूर्ति में वापस चली गई और ये दोनों भाग भाग कर एक जगह पर रुक गए। तब मुखिया जी अप्पा राव से इस तरह कहने लगे, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अप्पा राव, यहाँ पर जो घटी इसके बारे में किसी को मत बताना। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, समझे अप्पा राव? इस तरह मुखिया जी ने अप्पा राव से कहा। तब अप्पा राव ने कहा, मालिक, मुझे लगता है कि वो भूतनी हमें मार डालेगी। हमें इस जन्म में कभी भी इस गांव में कदम नहीं रखना होगा। हमें क्या पड़ी है, उस जमीन को भूल जाइए मालिक। 1 एकड़ की जमीन की लालच में आकर हमें हमारी जान नहीं गंवानी चाहिए। मालिक, मेरी बात मानिए, फिर कभी इस गांव में मत आइए। अप्पा राव की कही इन बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, ठीक है, कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन तुम इसके बारे में किसी से मत कहना। अगर कोई पूछे कि हमारी गाड़ी को क्या हुआ तो बता देना कि उस पर बिजली गिरी थी। ऐसा कहकर वो दोनों अपने गांव वापस लौट आए। घर आने के बाद वो मुखिया जी इस विषय पर बहुत गहरे ढंग से सोचने लगा, क्योंकि मुखिया जी की नजर जिस जमीन पर भी पड़ती है वो जमीन उसको चाहिए ही होती है, इसलिए उसे उस जमीन को छोड़ना अच्छा नहीं लगा और वो सोचने लगा कि उस भूतनी को वहाँ से कैसे भगाए ताकि वो उस जमीन को हड़प कर अपने नाम कर सके। और इतने में उस मुखिया जी का बेटा वहाँ आकर इस तरह कहने लगा, क्या पापा, फिर से कोई गुप्त निधियों के लिए कोई प्लानिंग चल रही है क्या? क्यों इतना सोच रहे हो?
क्या हुआ? अपने बेटे के सवाल के जवाब में मुखिया जी ने कहा, ओ बेटा, कुछ नहीं है। कल सुबह तेरे लिए काम है, तुझे लड़की देखना है। जल्दी से कल सुबह रेडी हो जाओ, ठीक है? ये सुनकर मुखिया जी के बेटे ने कहा, पापा, अब तक मैंने 9 बार लड़कियों को देख चुका हूँ और 9 बार शादियाँ करके मेरी बीवियों को मारने में ही मेरी जान निकल जा रही है और 10वीं लड़की को मार दिया तो शायद मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैं शादी करना ही बंद कर देना चाहता हूँ। ये सुनते ही मुखिया जी ने इस तरह कहा, ओए, जो काम हमें आदत पड़ चुकी है वो काम किए बगैर नहीं रह पाएंगे, समझे? चुपचाप मैंने जैसा कहा है वैसे करो। उस लड़की से अगर तुम शादी करोगे तो तेरा और मेरा दोनों का फायदा होगा, ठीक है? इस तरह मुखिया जी ने अपने बेटे से कहा। तब मुखिया जी के बेटे ने कहा, ठीक है पापा, लेकिन ये तो पाप है। ऐसे हर बार शादी करता हूँ और उसे मारकर उसकी जायदाद को हड़प रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों को जरूर पाप लगेगा। ठीक है, मुझे तो तेरी बात माननी ही होगी। कल उस लड़की को देखने जाते हैं। इस तरह मुखिया जी के बेटे ने मुखिया जी से कहा। ये सुनते ही मुखिया जी बहुत खुश होकर, उस भूतनी को कैसे भगाना है मुझे पता है, और फिर उस जमीन को कैसे हड़पना है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक तुच्छ भूतनी से डर के मैं करोड़ों की जमीन को कैसे छोड़ दूं? उसका भी उपाय मेरे पास है। इस तरह मुखिया जी अपने मन में सोचते हैं। सुबह होते ही गांव के मुखिया अप्पा राव के पास जाकर इस तरह कहने लगे, ओ अप्पा राव, आज हम लड़की देखने जा रहे हैं। तुझे बात याद है ना? भूलना मत। अप्पा राव इन बातों को सुनकर डरते हुए कहने लगा, ओह नहीं मालिक, नहीं, फिर से उस गांव में जाएंगे तो हमारी जान जरूर चली जाएगी। उस भूतनी ने हमें कल बताया था ना कि हमें उस गांव में फिर से कदम नहीं रखना चाहिए। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मैं नहीं आऊँगा। अप्पा राव की इन बातों को सुनकर मुखिया जी ने अप्पा राव से कहा, मैं खुद अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा हूँ तो तू क्यों डर रहा है रे? तुझे कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ एक भूतनी से डरकर करोड़ों की जायदाद छोड़ दें क्या? छई, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस भूतनी से कैसे निपटना है मुझे अच्छी तरह से पता है। तू गाड़ी तैयार रखना, ठीक है? और याद रखना, कल की बात किसी से मत कहना, ठीक है? वो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही होनी चाहिए, समझे? तब अप्पा राव डरते हुए, ठीक है मालिक, जान को जोखिम में रख के शादी के रिश्ते देखना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके बेटे की शादी मेरी जान पर आई है। ऐसे डरते हुए कहकर वो बैलगाड़ी तैयार करता है। उसके बाद मुखिया जी अपने बेटे के पास जाकर कहा, तूने 10 शादियां कर ली, फिर भी तेरे चेहरे पर शादी का निखार चमक रही है। तू सच में बहुत ही किस्मत वाला है रे। छोड़ो पापा, मुझे शर्म आ रही है। वैसे वो लड़की दिखने में कैसी है? ये सुनते ही मुखिया जी, ओए, लड़की अप्सरा है, अप्सरा, और उसकी जमीन भी बहुत सुंदर है। ठीक है, चलो, समय निकला जा रहा है। रुको, एक और बात, तेरे हाथ को एक तावीज बांध देता हूँ और इस तावीज को वापस घर आने तक अपने हाथ पे बांधे रखना। घर आने के बाद ही उतारना, समझ में आया? इस तरह मुखिया जी अपने बेटे के हाथ पर और खुद के हाथ पर भी मंत्र सिद्धि से प्राप्त हुई एक तावीज को बांध लेते हैं। और उसके बाद मुखिया जी अप्पा राव के पास जाकर, ओए, तेरा हाथ आगे बढ़ा। तब अप्पा राव ने डरते हुए इस तरह कहा, क्यों मालिक, हाथ को काटने वाले हैं क्या? ओए, चुप कर, हर बात के लिए डर जाता है। भूतनी को देखकर हमें क्यों डरना है? अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, एक ताबीज बांध देता हूँ। ऐसा कहकर मुखिया जी ने अप्पा राव के हाथ में भी मंत्र सिद्धि से प्राप्त हुई एक ताबीज को बांध देते हैं। तब अप्पा राव ने कहा, मालिक, आप ताबीज भी बांधते हैं क्या? आपके पास ये ताबीज कहाँ से आए? तब मुखिया जी, ओह चुप कर, इन ताबीजों को मुझे एक स्वामी जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी हमारे जान पर खतरा आती है या फिर दुष्ट शक्तियों से बचने के लिए ये ताबीज काम आएंगे, और तब से मैंने इन ताबीजों को संभाल के रखा हुआ था। इस ताबीज के होते हुए वो भूतनी हमें कुछ नहीं कर पाएगी, और इसके बारे में किसी को मत कहना। और उसके बाद वो तीनों लड़की देखने के लिए रामापुरम गांव की तरफ जाने लगे।